हेलो एवरीवन, मैं सुचित्रा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए कौन से ऐसे टॉप स्टडी टिप्स हैं जो मैंने फॉलो किए और वो शायद आपको भी बहुत काम में आएंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये स्टडी टिप्स बताना शुरू करूँ, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप सचमुच ये सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्या आपने ये सवाल अपने आप को पूछा है? अगर नहीं पूछा है तो मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप अपने आप को पूछे। 2 मिनट ये वीडियो पॉज कर दीजिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए और ये सारे जवाब लिख के अपने आप को दे दीजिए कि आखिर क्यों चाहते हैं आप ये जॉब करना। 2 मिनट हो गए हैं और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी वो ज़रूर की होगी और आपके पास एक लंबा चौड़ा पान भर के आपका आंसर हुआ कि आप क्यों चाहते हैं कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें और आप क्यों चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। अगर सचमुच आपके पास आंसर्स हैं सो आई एम हैप्पी, और अगर आपके पास ये आंसर्स नहीं है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक अपने आप को देना पड़ेगा और ये खुद को पूछना पड़ेगा कि आप सचमुच खुद से चाहते हैं ये नौकरी या बस सब लोग एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आप भी देना चाहते हैं। अब ये सवाल क्यों ज़रूरी है? अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्यों नहीं हमें सिर्फ टिप बता रही है और क्यों ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा वीडियो तभी शुरू हो गया था जब मैंने आपको ये सवाल पूछा था, क्योंकि ये है सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1 कि आपका मेंटल प्रिपरेशन। जी हाँ, ये सवाल, ये एक्सरसाइज उसी का पार्ट था कि आप मेंटली कितने रेडी है इस एग्जाम्स के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, वो सब लोग ऑलमोस्ट दे ही देते हैं। अगर मैं देखने जाऊँ तो अगर हम हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो 90-95% 10th पास तो ज़रूर होते हैं, 12th पास भी होते हैं, लेकिन उसके आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी हो या फिर उसके आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की जब बात आती है तो काफ़ी लोग कम हो जाते हैं या फिर काफ़ी कम मात्रा में लोग हैं जो सिंसियरली पूरे साल बैठ के इन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। अभी आप हर जगह पे सुन रहे मेगा भर्ती आ रही है, मेगा भर्ती आ रही है, तब सिर्फ ये शब्द सुन के अगर आप तैयार हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आप सचमुच चाहते हैं, तो आपको पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है और अगर पूरे साल आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको ऑटोमेटिकली ये जॉब मिल सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे टॉप टिप्स जो फॉलो करके आप ये एग्जाम्स पास कर सकते हैं। मेरे टॉप टिप्स में से जो पहली टिप है वो है कंसीडर ऑल सब्जेक्ट्स। जी हाँ, जब भी आप कभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल DHS, DM, ER, ESIS, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं। अगर हम इंस्टेंस में ले लें कि DHS के एग्जाम्स है तो DHS के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो उसमें होता है मराठी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, फिर उसमें आते हैं एप्टीट्यूड, नर्सिंग, ऐसे थोड़े थोड़े हर इसके क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन के, जिसमें आपको नर्सिंग के ज़्यादा सेक्शन के आते हैं, मतलब 80 मार्क्स ऑलमोस्ट नर्सिंग के होते हैं और बाकी के 30-30 ऐसे मार्क्स, बाकी डिवीजन होता है 120 मार्क्स का। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट पहला ये है कि आपको कंसीडर सारे सेक्शंस करने की, पूरा सिलेबस आपको कंसीडर करना है। अगर आपने मेरी पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी तो उसमें आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मैंने उसमें भी ये बात का जिक्र किया था, और आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने पार्ट 1 शायद नहीं देखी होगी, तो प्लीज़ आप पहले वो पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए ताकि आप अच्छे से कोरिलेशन कर पाए मेरे उस वीडियो में और इस वीडियो में, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 के वीडियो का। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई वॉन्टेड टू से दिस कि कंसीडर ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आप व्याकरण जो कि बेसिक होता है, अगर आप मैथ्स भी ले लो तो 8 या 9 स्टैंडर्ड का होता है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल हमारे नर्सिंग के लेवल में नहीं आते हैं, वो काफ़ी एवरेज लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा डर जाते हैं कि अरे क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगे। उस सारे चक्कर में क्या होता है कि हम वो सब्जेक्ट्स पूरे ऑप्शन में डाल देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं डालना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स कंसीडर करने हैं, क्योंकि आपकी जो एवरेज मार्क्स आएगी उस वजह से ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग उससे बढ़ जाएगी, ना कि सिर्फ नर्सिंग में फोकस करके। सो आपको सारे सब्जेक्ट्स कंसीडर करने हैं
और मैंने एप्टीट्यूड का कह दिया आपको, मैंने व्याकरण भी कह दिया। उसके बस पैटर्न देख लो, ऑलमोस्ट सेम सेम पैटर्न्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके पैटर्न्स देख लो और आराम से आप वो चीज़ कर सकते हो। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि अगर आप एक बार देख लोगे, एक बार वो जो आइसबर्ग है ना जिसको आप देख के डर रहे हो, वो अगर एक बार आपने क्रैक कर दिया तो बस हो गया। और एक उसमें चीज होती है जीके की, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम पैटर्न में होते ही है। अब जीके की प्रिपरेशन अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप अवेयर है करंट अफेयर्स के बारे में कि अभी हो क्या रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से अवेयर है तो आपको अलग से उसकी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सजेशन ये है कि आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वैसे करो। अगर आपको ऑनलाइन चीजें पढ़ने की आदत है तो आप ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो आप पढ़ सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि फोकस स्टडी। जी हाँ, थियोरी के ऊपर फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। अभी थियोरी फोकस स्टडी मतलब क्या है कि ये एग्जाम हमको पता है कि एमसीक्यू पैटर्न में आने वाली है। अगर ये एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में आने वाली है और ये दिमाग में रख के आप सिर्फ एमसीक्यू की पढ़ाई कर रहे हो तो इसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला है। आपको थियोरी फोकस करके ही पढ़ाई करनी है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर आपने एक टॉपिक ले लिया ट्यूबरक्लोसिस, अभी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आपको 1000 या 10,000 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो क्या आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नहीं। आपको बस एक टॉपिक पढ़ना है, वो भी आपको कुछ रट्टा मारना नहीं, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, आपको एमसीक्यू देने हैं। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तभी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है उस टॉपिक के ऊपर। आप एक हाईलाइटर करके हाईलाइटन कर दो वो चीजें जो आपको लगता है कि एमसीक्यू जैसा क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। तो आपने अगर ऐसे बेसिस के ऊपर आपकी पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई भी फटाफट हो जाएगी और आपको अलग से सिर्फ रट्टा मार के एमसीक्यूज ऐसे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको थ्योरी फोकस स्टडी करनी चाहिए। थर्ड है, आपको आपका प्लान करना चाहिए टाइम शेड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सिंसियरली की है, लेकिन जब भी कभी एग्जाम डिक्लेयर हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम 3 महीने के बाद है, एग्जाम अभी डिक्लेयर हो गए, तो आपको पहले पेपर और पेन लेके बैठना ही है और आपको एग्जैक्टली डेज काउंट करने हैं कि आपके हाथ में कितने डेज है। जितने डेज आपके हाथ में बाकी है उसमें से 1 वीक आप माइनस कर दो, क्योंकि वो हम रिवीजन का वीक पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वो 1 वीक माइनस करने के बाद आपके हाथ में जितने भी दिन है उसमें आप देख लो आपकी ड्यूटीज पैटर्न क्या है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट नाइट ऑफ, हर दिन आप कितना टाइम आपके पढ़ाई के लिए देने वाले हैं। उतना टाइम देने के बाद एवरी वीक में आपके पास कितने घंटे हैं जो आप पढ़ाई के लिए देने वाले हैं। जैसे कि मान ले एक वीक में आप देने वाले हैं पढ़ाई के लिए 12 घंटे, तो इस 12 घंटे का प्लान, इस 12 घंटे में मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये पूरी डिटेलिंग आपको करनी है। देखिए ये वीडियो टाइम शेड्यूल प्लानिंग के ऊपर नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ डिटेलिंग में, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू इट फॉर योर सेल्फ। बट फॉर टाइमिंग मैं चाहती हूँ कि आप इंडिविजुअली पहले बैठ के एक ट्राई आउट कर लीजिए। किसी को डीएचएस, किसी को डीएमईआर, किसी को एम्स, किसी को रेलवेज, जो एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो उस हिसाब से आप प्लानिंग और टाइम शेड्यूलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ख्याली पुलाव अगर आप पका रहे हो कि हाँ मैं 1 घंटा पढ़ लूंगी, 2 घंटा पढ़ लूंगी, बॉस, ये कभी भी नहीं होने वाला है। तो जो आपके ख्याल में है वो ख्याल में ही रहेगा, और ख्याल का पुलाव जो होता है वो आप असलियत में खा नहीं पाओगे, कभी ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर आपकी पढ़ाई का भी प्लान ख्याल में है वो कभी भी रियलिटी में नहीं आने वाला है। तो पहले प्रिपेयर योर टाइम शेड्यूल प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन स्टडी मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये की पॉइंट है जो मैं हमेशा ख्याल में रखती हूँ। जो मेरा टॉप पॉइंट है वो ये है कि स्टडी आपकी जो मेहनत आपको करनी है वो आपको स्टडी मेथड पे करनी है। आप कैसे मेथड यूज करते हो स्टडी के लिए, आपका रिवीजन कैसा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। अभी इसमें क्या आपको करना है कि आपको रिकॉल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि री रीडिंग के ऊपर। ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके मैंने आपको कहा कि आपको थियोरी पढ़नी है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है, तो एक बार आपने गो थ्रू कर लिया, आपने हाईलाइट भी कर लिया, उसके बाद आप बुक बंद करके एक थोड़ा याद कर लो कि आपने जो भी चीज पढ़ी उसमें से आपको क्या समझ में आया।
कितना रिटेन हो पाया, इसे हम कहते हैं रिकॉल करना। जो हमने पढ़ा उसके बारे में वापस जानना कि मुझे कितना उस बारे में समझ में आ गया हो। ठीक है, 2-4 दिन के बाद आप वापस वो पेज, वापस वो चैप्टर एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो कि मुझे कितना ध्यान में, मेरा रिटेंशन स्पैन कितना है। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि अगर आप कोई चीज रिकॉल कर रहे हो 2 या 4 दिन के बाद, फिर आप उसका टाइम बढ़ा के 1 हफ्ता कर देते हो, 2 हफ्ता कर देते हो, 30 डेज कर देते हो। ऐसे जब आप एक प्लान शेड्यूल कर देते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो रिटेंशन है वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, और एक बार अगर आपने उस टॉपिक की पढ़ाई कर ली तो आपको वापस वो टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ता। तो हमेशा आपका जो स्टडी मेथड है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। काफी बार ऐसे हो सकता है कि आपने 10 अटेम्प्ट कर लिए फिर भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों ऐसे होता है कि एग्जाम के दिन आप चीजें भूल जाते हो? वो बस इसके लिए होता है क्योंकि आप सिर्फ रट रहे हो, सिर्फ फीडिंग कर रहे हो, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है आपके दिमाग में। तो इसके लिए जो ये मेथड है आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। आप कोई भी चीज पढ़ो, उसके बाद थोड़ा उसको बंद करके रिकॉल करो, आपको कितना याद है वापस एक बार पढ़ लो, ना कि बस रिपीट 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 री रीडिंग करो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेथड है आप जरूर ट्राई कीजिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। जो मेरा 5th पॉइंट है वो है स्टॉप प्रोकास्टिनेशन एंड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे ही कहा कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए आप पहले पेपर पेन लीजिए और अपना स्टडी प्लान करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफी बार ऐसे हो जाते हैं कि मुझे करना है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता बस। और आप सिर्फ प्रोकास्टिनेट करते रहो, आज नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों कर लूंगी, बस मुझे स्टार्ट ही करना है, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता है आपसे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्टडी, इट्स हाई टाइम। स्पेशली हम नहीं जानते कि कब भर्ती आने वाली है, लेकिन मेगा भर्ती आने वाली, न्यूज काफी काफी हाइक में है, यू नेवर नो। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस एंड आई नो, आई एम श्योर आप ये कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि अगर आप इतनी दूर तक ये वीडियो देखते आ रहे हैं, इतना लंबा वीडियो आपने देखा, इसका मतलब ये जरूर है कि आप इंटरेस्टेड है इस सरकारी नौकरी करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ 2 बोनस टिप्स जो काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको कह दिया कि ये सब मेंटल गेम होती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो किसी भी चीज के लिए तो आप वो चीज कर सकते हो। पहले कुछ भी चीज जो होती है वो यहाँ पे होती है और फिर वो रियलिटी में होती है। तो आपको अगर सबसे पहले मेंटली रेडी रखना है तो आपको ये 2 बोनस टिप्स है मेरी तरफ से जो आपको हमेशा ध्यान में रखने। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि फूड। जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने ये फूड कहाँ से ला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ से काम करना है, तो यहाँ से काम करने के लिए आपके शरीर में राइट न्यूट्रिशन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हमको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई प्रोटीन वैल्यू इन आवर बॉडी। सो यू हैव टू टेक अ गुड प्रोटीन रिच डाइट सो दैट आप अच्छा कंज्यूम करें और अच्छी तरह से आप जो भी पढ़ाई करें वो रिटेन कर पाए। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने की तरफ ध्यान ना देना, फिर पढ़ाई सिर्फ करते रहना, 2 दिन बाकी, ये सब नहीं चलेगा। यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। नहीं तो आपने पूरी साल भर पढ़ाई कर ली और एग्जाम के टाइम पे आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू ईट गुड फूड, दैट इज द बोनस टिप नंबर 1। बोनस टिप नंबर 2 वो है सोना। जी हाँ, प्रॉपर रेस्ट, दैट इज स्लीप इज वेरी वेरी इसेंशियल। स्टडीज ने इसे प्रूव किया है कि जब आप कोई भी चीज की पढ़ाई करते हो तो अगर आप एट अ स्ट्रेच 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 मिनट्स का ब्रेक लेना जरूरी ही है। क्योंकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन जब आपका ब्रेन फीड करता है तब उसको प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है। तो दैट ब्रेन नीड्स टाइम। जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ आप लास्ट मिनट में पढ़ रहे हो, आपका कुछ आउटपुट नहीं हो पाता क्योंकि आपने अपने ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए टाइम नहीं दिया है। वो टाइम कब मिलता है? जब आप सोते हो, जब आप रेस्ट करते हो। इसलिए ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अच्छे से रेस्ट लेनी है।
आप अगर पूरा दिन प्लान कर रहे हो, आपके डे ऑफ या नाइट ऑफ के दिन आप अगर पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट दोपहर में 40 to 45 मिनट्स की नैप लेनी है, सो दैट योर मेंटल पीस, योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड एंड यू आर रेडी एंड रिजुविनेटेड फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये 2 बोनस पॉइंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। अगर ये पॉइंट आप फॉलो कर रहे हो और अगर पार्ट 1 में दिए हुए पॉइंट आप डिलीट कर रहे हो, सो आई एम 101% श्योर कि इस बार की एग्जाम्स आप पक्का क्रैक कर दोगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आपको ये चैनल की इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहिए। सी यू देन, बाय बाय।